चीन में तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस। जी हां, चीन के अंतिम संस्कार गृह में भीड़ का दावा बताया जा रहा है और अस्पतालों के चाइल्ड केयर यूनिट में भी भारी भीड़ है। चीन के कई प्रांतों में स्टेट इमरजेंसी घोषित होने का दावा किया गया। और फिर कोरोना जैसा वायरस लाया चीन, क्योंकि दुनिया यही कह रही है कोरोना की जो उत्पत्ति है वो भी चीन से हुई थी, इसलिए चीन को शक की नजर से देखा जा रहा है। चीन में HMPV वायरस की वजह से अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और चीन के अंतिम संस्कार गृहों में अचानक से भीड़ बढ़ने का दावा भी किया गया है। अस्पतालों की चाइल्ड केयर यूनिट में जरूरत से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं। और बच्चों को क्या दिक्कतें हैं, तो बच्चों को बुखार है, गले में दर्द, नाक बहने के लक्षण, ये सारे सिम्टम्स इन बच्चों को कुछ प्रांतों में स्टेट इमरजेंसी घोषित करने का भी दावा किया गया। और चीन के कुछ इलाकों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, इसी वजह से ये सारी आशंका बनी है। एक्सपर्ट्स को शक है HMPV वायरस भी वुहान की लैब से ही बाहर आया है और अब वो चीन के अलग अलग प्रांतों में फैल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बच्चों को लेकर देखिए, चीन के माता पिता परेशान हैं। रहस्यमयी वायरस के प्रकोप से लोग डरे हुए हैं। अस्पताल में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। बच्चों को लेकर माता पिता लंबी लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पतालों में भीड़ है, माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। छोटे बच्चों पर यह वायरस असर करता नजर आ रहा है। जो अब तक की तस्वीरें आई हैं, अब जो अब तक की खबरें सामने आई हैं। और कई जगह यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन में नया वायरस कोरोना से भी बड़ा खतरा हो सकता है। क्यों कहा जा रहा है ये देखिए। तो खबर सबसे पहले देखिए, चीन में नया वायरस फैलने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और कई तरह के डर सामने आए हैं लोगों के। नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV और इसी वायरस का डर इस वक्त है। HMPV एक RNA वायरस है और चीन में काफी तेजी से ये वायरस यानी HMPV फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। नए वायरस से काफी मौत की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि चीन की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। HMPV के लक्षण भी कोरोना की तरह ही हैं, यानी कि दोनों के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। कई लोग मान रहे हैं कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये जो नया वायरस है चीन में। तो कई तरह की बातें निकलकर अब तक सामने आए HMPV को लेकर और मरीजों से चीन के अस्पताल भरते जा रहे हैं। जी हां, दावा क्या किया गया है, चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। चीन के अस्पतालों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अस्पतालों में वायरस के मरीजों की भारी संख्या है और वो बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ी है। लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए, कुछ की हालत गंभीर है। कोरोना की तरह हवा से ये वायरस फैल रहा है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है। और अब से कुछ देर पहले हमने चीन में फैली इस नई महामारी पर कुछ डॉक्टर से बात की। उन डॉक्टर्स का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। कितना खतरनाक है यह वायरस और खासकर भारत में रह रहे लोगों को कितना बचने की जरूरत है। क्या यह पर्सन टू पर्सन वायरस अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा या फिर एक मास इंपैक्ट करने की इसमें क्षमता है इस वायरस में? डॉक्टर खन्ना, देखिए, जितनी अभी तक जानकारी है, ये वायरस जो है बहुत ज्यादा, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, पेंडेमिक वाला स्थिति में आना मुश्किल है, स्पेशली इंडिया में या और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी काफी है और क्रॉस इम्यूनिटी काफी है, लेकिन ये डेफिनेटली अपनी हेल्थ इशू हो सकता है अगर हम अपने बहुत सीनियर सिटीजन्स को इससे उनसे ना बचाएं। तो वहाँ पे एक हमें सावधानी की जरूरत है। मास्किंग, अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं या हॉस्पिटल सेटिंग में हैं तो मास्किंग मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है। वैसे बहुत अभी तक जो जानकारी है कि बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वायरस जैसे हमें सेकेंड वेव कोविड में था,
वैसी सिचुएशन नहीं लगती है। डॉक्टर धीरज कौल, लगातार ये जो चर्चा है वो निकलकर सामने आ रही है कि खास तौर पर उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है या फिर छोटे बच्चे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि ये जो वायरस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ये अपना शिकार बना रहा है बहुत तेजी के साथ, इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, सो इम्यूनिटी हम वी डील विद द इम्यून इश्यूज ऑल द टाइम। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेशेंट्स आर अंडर 5 एंड टू बी ऑनेस्ट अंडर 14। 14 साल से कम के बच्चों के लिए हाईएस्ट रिस्क है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ESRD, CKD, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी इसकी प्रोग्रेशन ज्यादा होती है। इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 5 दिन है। और आई थिंक आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है, इट्स एन RNA वायरस, न्यूमोविरिडे क्लास का है, मेटान्यूमो वायरस। पहली बारी 2011 में डच के थ्रू ऑफिशियली पता किया गया था, लेकिन काफी डेकेड से हम एंटिसिपेट करते हैं ये है। तो ये वायरस इज अराउंड ह्यूमंस, ये ब्रांड न्यू वायरस नहीं है, इसीलिए इसकी इम्यूनिटी भी है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसकी इम्यूनिटी, द इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इसके इन्फेक्शन के बाद एक इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस तकरीबन 35 to 45% कम होते हैं और वो ज्यादा देर लास्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि एक बार अगर आपको मेटान्यूमो वायरस हो गया तो री इन्फेक्शन के रिस्क भी ज्यादा होते हैं। और चीन के यूनान प्रांत से बड़ी खबर सामने आई है। यूनान के लिनकांग में 121 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। सभी छात्र अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूनान प्रांत के लिनकांग में 121 छात्र संक्रमित। और इस बात की आशंका क्यों है कि कोरोना से खतरनाक क्या ये वायरस हो सकता है? चीन में कहां ये वायरस है, इस वक्त फैला हुआ है, इसका संक्रमण है, वो स्थान हम देख लेते हैं। बीजिंग में है, तियानजिन में है और शंघाई, साथ ही जेजियांग प्रांत में भी इसका असर देखा जा रहा है। हेबेई और ग्वांगजू प्रांत में भी ये वायरस इस वक्त नजर आ रहा है, इसका प्रभाव नजर आ रहा है। तो और तरह सवाल यही है कि क्या चीन में कोरोना रिटर्न हो रहा है? क्या ये कोरोना रिटर्न है? सवाल यही है। तो आप देखिए, कोरोना और एक तरीके से जो नया वायरस है HMPV, उसमें क्या क्या फर्क है या क्या क्या समानताएं हैं? कोरोना की बात करें, सीधे फेफड़ों पर इस पे ये हमला करता है। HMPV फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण देता है, यानी कि लंग्स इन दोनों बीमारियों में अफेक्टेड होते हैं। शुरुआत में खांसी बुखार, ये कोरोना के लक्षण, वहीं HMPV में खांसी बुखार ये पहला लक्षण है। ये देखिए, लक्षण भी एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोरोना की बात करें, एक से दूसरे में फैलता है और संपर्क में आने से बढ़ता है HMPV, यानी कि संक्रमण वाला ये मामला है दोनों में। और अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी नजर आई थी कोरोना के समय, हमें याद है। और HMPV में भी यही बात कही जा रही है, तस्वीरें जारी करके। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई है कोरोना से, और HMPV को लेकर ये कहा जा रहा है कि चीन के शमशान घाटों पर अलर्ट कर दिया गया है। एक तरीके से लोगों को यहां पर सचेत कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि लोगों की मौत हो रही है और कुछ दिनों में यहां पर भी भीड़ बढ़ेगी। सवाल यही कि क्या चीन में एक और नया कोरोना आ गया है? आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब पाकिस्तान की। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और ISI के नापाक मंसूबे की भनक लग गई है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ISI के सरगनाओं ने नई साजिश तैयार की है। ISI POK के रास्ते कश्मीर में आतंक फैलाने में असफल रहा है, लेकिन अब साजिशकर्ताओं की कोशिश है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में अशांति फैलाएं। ISI बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहता है, वहां के आतंकी गुटों को पाकिस्तान के आतंकी गुटों के साथ मिलाना चाहता है। पाकिस्तान की साजिश दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में धमाके करवाने की है, लेकिन भारत की एजेंसियां अलर्ट मोड पर चल रही हैं। और भारत के खिलाफ ISI की जो साजिश है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीरियल बम धमाके करवाना चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बांग्लादेश के आतंकी गुटों को एकजुट कर रहा है ISI। दिल्ली और पंजाब को धमाकों से दहलाने की यह साजिश है। इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां एकजुट हो गई हैं, सतर्क हो गई। चलिए, और अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि ISI की इस सबसे नई साजिश की क्या बड़ी बातें हैं, इसको लेकर क्या तथ्य सामने आए हैं। तो देखिए, ISI बांग्लादेश की आतंकी संगठनों को एकजुट कर रहा है, उनको मोबिलाइज कर रहा है, उनको यूनाइट कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का गठजोड़ तैयार किया जा रहा है, यानी दोनों सीमाओं की तरफ से आतंकियों के समूह को जोड़ा जा रहा है। इस आतंकी गठजोड़ का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है ISI, और भारत में आतंकी गतिविधियां करना चाहता है। ISI की भारत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की
प्लानिंग है, बड़ी योजना है, बड़े धमाकों की, सिलसिलेवार धमाकों की। कहां-कहां दिल्ली, पंजाब के व्यस्ततम इलाकों को टारगेट करने की साजिश है आईएसआई के इन आतंकी संगठनों की मदद से, और मेट्रो शहरों को भी निशाना बनाने की साजिश आईएसआई की तरफ से की जा रही है। इनपुट के बाद देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। दिल्ली और पंजाब में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से निशाने पर हैं, ये टारगेट पर हैं आईएसआई के इस षड्यंत्र का, इस साजिश का। तो बांग्लादेश में 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ गई है। पाकिस्तान बांग्लादेश की कट्टर जमातों को एकजुट कर उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। बांग्लादेश में आईएसआई कैसी चाल खेल रहा है, ये जानना भी जरूरी है। तो इसे समझते हैं भारत के खिलाफ बांग्लादेशी कट्टर जमात का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पूरी तरह से सक्रिय है। जमाते इस्लामी को आईएसआई की पूरी मदद है। भारत के खिलाफ विरोध का माहौल बना रहा है जमात, और 2013 में शेख हसीना सरकार ने जमात पर बैन लगा दिया था। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात से बैन हटा दिया, और बैन हटने के बाद जमात का भारत के खिलाफ उग्र रुख नजर आ रहा है। भारत के खिलाफ वो जहर उगल रहा है और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है। और बांग्लादेश में आईएसआई किस तरह से एक्टिव है और कैसे भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाया जा रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईएसआई फिर से एक्टिव हुआ है। शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में आईएसआई की भूमिका, और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को आईएसआई की तरफ से फंडिंग की जा रही है। शेख हसीना की सरकार में आईएसआई नहीं कर पा रहा था ये हरकतें। बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्यों में आईएसआई की अशांति फैलाने की ये साजिश है। बांग्लादेश में बीएनपी जमात की सत्ता के समय भी ऐसा हुआ था। तब आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, और एक बार फिर से ऐसी ही कोशिश बांग्लादेश में की जा रही है। सेना ने अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए MK2 मिसाइलों की सीमित संख्या में खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि खरीदी जाने वाली मिसाइलों की सटीक संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये 200 या उसके आसपास हो सकती है। अस्त्र MK2 अपने पहले अस्त्र MK1 का एडवांस संस्करण है, जिसे पहले ही एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स में लगाया जा चुका है। अब अस्त्र MK2 की बारी है, जो कई खासियतों की वजह से अचूक है। अस्त्र MK2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये लंबी दूरी से लक्ष्य साधने में सक्षम है। निशाना इतना अचूक कि दुश्मन के विमानों को बचने का मौका तक नहीं मिलता। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी ये मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है और मूवमेंट के बावजूद भी टारगेट पर 100% हिट करती है। अस्त्र MK2 में स्वदेशी और अत्याधुनिक सीकर लगाया गया है, जो इसे जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अधिक प्रभावी बनाता है। ये क्षमताएं हैं अस्त्र 2 की, जो हमने आपको बताया। और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल कितनी अचूक है ये भी देखिए। इसकी रेंज की बात करें तो 130 से 160 किलोमीटर इसकी रेंज है। रफ्तार देखिए इसकी 5556 किलोमीटर प्रति घंटे। वजन की बात करें 154 किलोग्राम वजन है। लंबाई 12.6 फीट लंबी और 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। हवा में इसकी दिशा बदली जा सकती है। हर मौसम में ये कारगर है और अपने निशाने को भेदने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो बीजेपी की 29 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 4 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, 3 का टिकट होल्ड रखा गया है। 2 पूर्व सांसदों प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को भी टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को करोल बाग से टिकट दिया गया है। सिख समुदाय से सिरसा और लवली को भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई। 29 लोगों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट को बनाने में बीजेपी ने कई तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन को ध्यान में रखा है। कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, वो आए, उनको टिकट दिया गया है। कुछ 1-2 ऐसे भी कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे, उनको भी उनके गणित को देखते हुए सांसदों को भी मैदान में उतारा गया, जैसे प्रवेश वर्मा का नाम इसमें सामने आ रहा है। महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है दिल्ली से, जिनका ऐलान किया गया। तो बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी किया, 29 सीटों के लिए कैंडिडेट्स को घोषित किया है। तो बीजेपी की लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने कैंडिडेट बनाए गए हैं प्रवेश वर्मा, और कालकाजी में मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कैंडिडेट बनाए गए रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। और बीजेपी की पहली लिस्ट में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को भी करोल बाग से उम्मीदवार बनाया गया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुमंत कुमार। अपनी उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनौती तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो लक्ष्य को लेकर, जो राष्ट्रवाद को और सेवा भाव को लेकर हम जा रहे हैं, मुझे लगता है उस कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। देश के प्रधानमंत्री लगातार जो दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उस मूल मंत्र को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर जी का सम्मान और डॉक्टर संविधान का सम्मान। आज जिस 75 वर्षों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी की समाधि नहीं है, संग्रहालय नहीं है, सबका निर्माण करने का काम किया है, दलितों को उत्थान करने का काम किया है और हमने विश्वकर्मा योजना के द्वारा लोगों को नौकरी बनाने का काम किया गया है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में सिख समुदाय के 2 नेताओं को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से और अरविंद सिंह लवली को गांधीनगर से कैंडिडेट बनाया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा से बात की संवाददाता सुमंत। राजौरी गार्डन सीट क्या चुनौती मानते हैं या मौका? नहीं, देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है और वही मौका बनता है। मैं पहले तो लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया। राजौरी गार्डन 32 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही एमएलए वहां रहे हैं। बीच बार 2 बार मुझे ही मौका वहां के लोगों ने दिया है। और जब मुझे मौका दिया तो दूसरी बार जब मैं एमएलए बना तो सबकी जमानत जब्त करा के एमएलए बना, क्योंकि लोगों ने देखा कि 1 साल के अंदर इसने अगर ऐसा काम किया तो इसी को मौका दोबारा देना। ठीक है, मेरा टर्म छोटी थी दूसरी बार भी। दिल्ली को बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब दिल्ली को आबाद करना जरूरी है। दिल्ली के अंदर आज गंदगी का ढेर दिल्ली बन गई है, कूड़े का ढेर बनकर रह गई है। दिल्ली के अंदर गंदा पानी है, सीवरेज का पानी पीने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर लाखों रुपए बिजली का बिल आ रहा है, लाखों रुपए पानी का बिल आ रहा है। अब आपने बिल की बात कही तो अभी अरविंद केजरीवाल ने आज ही कहा है कि जो बिल में गड़बड़ी है, चाहे पानी का हो, बिल मत भरो, अगली सरकार आएगी तो वो भी माफ कर देंगे। तो यही तो ड्रामा है ना। तो आज किसकी सरकार है? सीधे रुख करते हैं सुमंत का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुमंत, जो 29 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, किन बातों का विशेष रूप से दिल्ली में ख्याल रखा गया है? क्योंकि इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लंबे समय से आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं रहे। कई बड़े चेहरे हैं इसमें और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पहले दूसरी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनको भी टिकट दिया गया है। क्या खास बड़ी बातें हैं इस ऐलान के 29 सीटों के कैंडिडेट्स के ऐलान? देखिए, बिल्कुल सबसे आखिरी में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की भी कई लिस्ट आ गई। बीजेपी की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पहली लिस्ट आई है 29 उम्मीदवारों की। 3-4 अहम बातें इस लिस्ट से बिल्कुल साफ हो गई है। देखिए, दिल्ली में अगर हम हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, कालका जी जहां से मौजूदा सीएम आतिशी विधायक हैं, पटपरगंज, हालांकि अब मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल ली, वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग इन सभी सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली से अब प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कालका जी से पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को मैदान में उतारा गया है। पटपरगंज सीट पिछली बार बहुत हॉट सीट रहा। जो रवि नेगी जो वहां के मौजूदा पार्षद है, उनको एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से अवध ओझा वहां पहले से ही मैदान में
उतर चुके हैं। लेकिन 3-4 अहम बातें, अब जो लोग पार्टी में बाहर से आए थे लगभग सभी लोगों को टिकटें मिली है। अगर आप देखें हाल में 2 कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद और ब्रिजबासन जो कैलाश गहलोत, ये दोनों पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद केजरीवाल सरकार में, इन दोनों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि कैलाश गहलोत की सीट बदली गई, पहले वो नजफगढ़ से थे, अब पार्टी ने ब्रिजबासन से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की बात करें, गांधीनगर भी अब बड़े कयास लगाए जा रहे थे क्या होगा। मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनका टिकट वहां से कट गया है क्योंकि अरविंदर सिंह लवली को पार्टी ने वहां अपना उम्मीदवार बना दिया है। 8 बीजेपी के मौजूदा विधायक है 70 सीटों पर में से 8 में से 5 सीटों पे आज कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। 4 सिटिंग एमएलए पे पार्टी ने भरोसा जताया है, जिसमें गोंडा से अजय महावर, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, रोहतास नगर से जो महाजन है और रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, जबकि गांधीनगर से अनिल वाजपेयी की जगह सरदार अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया यानी सुमंत, कई तरह के इक्वेशंस को मैनेज करने की कोशिश की गई है। जो पहली लिस्ट है उसमें अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति ये कितनी कारगर साबित होती है इस बार के दिल्ली चुनाव में। शुक्रिया सुमंत आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं बिहार की पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर सवाल उठ रहे हैं। जिस जगह प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, उस जगह पर एक वैनिटी वैन नजर आ रही है। इस वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर फ्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वापस धरने पर आ जाते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस वैनिटी वैन की कीमत 4 करोड़ है और इसका एक दिन का किराया 25 लाख रुपया है। आरजेडी और बीजेपी वैनिटी वैन पर आक्रामक है तो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहां से लेकर। और प्रशांत किशोर के धरने के बाहर ये सफेद रंग की वैनिटी वैन खड़ी है और सफेद रंग की ये वैनिटी वैन ठीक वैसी ही है जैसे बॉलीवुड के स्टार इस्तेमाल करते हैं। इस वैनिटी वैन में पंजाब के नंबर की प्लेट लगी है। इसे टीसी यानी दिलीप छापड़िया ने डिजाइन किया है। एक तरफ प्रशांत किशोर छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं और धरने पर बैठे, तो दूसरी तरफ उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो 5 स्टार धरना दे रहे हैं। आलिशान आमरण अनशन किया जा रहा है। 4 करोड़ की वैनिटी वैन का किराया 25 लाख रुपए प्रतिदिन बताया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ फ्रेश होने के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने वाले प्रशांत किशोर किसके पैसों से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सारे सवाल अब प्रशांत किशोर से पूछे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पर बीजेपी आरजेडी हमलावर हैं। बीजेपी ने पूछा कहां से पैसा ला रहे हैं प्रशांत किशोर। आरजेडी ने कहा प्रशांत के अनशन के पीछे शासन है। $5 करोड़ के वैनिटी वैन पर जो व्यक्ति टॉयलेट जाता हो, नहाता हो, वो व्यक्ति अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, गरीब गुरबों के बच्चों के लिए धरना पर बैठा है। क्या नौटंकी है भाई, थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी। ऐसे आलिशान धरना इसमें सत्ता संरक्षण की, प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। और टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार पटना के गांधी मैदान गए और प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन के पास से ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन की जितनी चर्चा हो रही है, अब उतनी ही चर्चा उनके इस वैनिटी वैन की भी हो रही है। ये वैनिटी वैन जो खड़ी है ठीक प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का जो स्थल है उसके ठीक सामने यहाँ पर खड़ी है। ये है वो वैनिटी वैन, आप देखिए, और ये उसका नंबर है वैनिटी वैन का। सामने कुछ कंबल भी डाला हुआ है, ठंड का मौसम है, तिरंगा झंडा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने टीवी 9 भारतवर्ष को ये खुद सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ उसमें वो बाथरूम करने के लिए जाते हैं। आप अगर चलें तो मैं अंदर से दिखला भी सकता हूं कि क्या कुछ विशेष इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी इतनी चर्चा हो। और संवाददाता रुपेश कुमार ने प्रशांत किशोर से वैनिटी वैन के बारे में सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा, ये भी देखिए।
है, आपके वैनिटी वैन की भी उतनी ही चर्चा होगी। अच्छी बात है, कम से कम मेरी इतनी ताकत हो गई है कि मैं जहां बाथरूम कर रहा हूं उसकी भी चर्चा हो रही है। आप हर तीसरे नेता के पास वैनिटी वैन है, बावजूद चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर के वैनिटी भाई बस एक खड़ी है जहां मैं बाथरूम करने जाता हूं, अब उसकी चर्चा हो रही है तो ये दिखा रहा है कि सरकार या हमारे विरोधी कितना घबराए हुए हैं। कि किसी ने कहा कि जरा दिखा दीजिए कि वो बाथरूम टॉयलेट कैसा है। हमें चलते हैं, अभी जब बाथरूम लगेगा तो चलेंगे, कैमरा लेके चलिएगा, शूट कर लीजिएगा। भाई उसी बस को लेकर मैं 2 साल से पैदल गांव में चल रहा हूं, किसी ने नहीं चिंता की। आज वो वैनिटी वैन हो गया। कोई कह रहा है 25 लाख इसका रेंट है, मैं कह रहा हूं भाई तुरंत ले जाओ, 25 लाख रुपए मुझे दे दो। और अब बात उस खबर की जिसने भी उस खबर को सुना वो हैरान रह गया। चमत्कार होते हैं सुना था, लेकिन कोल्हापुर में लोगों ने आंखों से चमत्कार होते हुए देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब एम्बुलेंस में उसका शव लेकर परिजन जा रहे थे तो अचानक एम्बुलेंस सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी और बुजुर्ग जिंदा हो गया। ये देखकर उसके परिजन डर गए और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने पांडुरंग को स्वस्थ घोषित कर दिया। तो अब आपको बताते हैं कि कोल्हापुर में यह चमत्कारी घटना आखिर हुई कैसे। दरअसल ये घटना कोल्हापुर के गंगावेश इलाके की है, जहां पांडुरंग तात्या नाम के शख्स की डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने पांडुरंग का ईसीजी किया, जिसके बाद ईसीजी रिपोर्ट आने के बाद ही पांडुरंग को मृत घोषित कर दिया गया था। परिजन पांडुरंग को वापस गांव ले जा रहे थे, तभी वो हुआ जिससे सभी हैरान रह गए। स्पीड ब्रेकर के झटके से पांडुरंग की सांसें चलने लगी और स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने से पांडुरंग उठ गए और अब पांडुरंग तात्या पूरी तरह से स्वस्थ है। और तस्वीरें पांडुरंग तात्या की हैं जब वो पूरी तरह से ठीक हैं और खुद को दोबारा मिली जिंदगी के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अगली तस्वीर देखिए, ये वही स्पीड ब्रेकर है जहां पांडुरंग तात्या को दोबारा जिंदगी मिली। परिवार वालों का दावा है कि जब गाड़ी में पांडुरंग को वापस ले जाया जा रहा था तो इसी ब्रेकर पर झटका लगने से पांडुरंग जिंदा हो गया। चलिए आपको सुनाते पांडुरंग तात्या और उनकी पत्नी इस पूरे चमत्कार पर क्या कहते हैं। मग पाहुण्यापुरता चहा दिला, मी पाणी दिलं, चहा घेऊन आलो तर इथनं उठून तिथं बाहेर बसले. मी बेड बाहेर होता, बाहेर असं मांडी घालून बसलेत. मी म्हटलं पाहुणा आता तुम्ही बाहेर का बसलायसा, तर चहा तिथंच ठेवला, पाहुण्याला दिला आणि बाहेर गेलो आणि असं इथनं असं पडलंत खाली. 82 पासून मी मारकडे आहे. आमचे गुरु बाळकृष्ण रामजी चव्हाण होते, त्यांच्या आशीर्वादानं आम्ही आतापर्यंत इथपर्यंत पंढरीची वारी करतोय. और डीवाई मेडिकल कॉलेज की सुप्रिंटेंडेंट वैशाली गायकवाड़ और डॉक्टर राजेश ख्यालाप्पा ने बताया कि कैसे पांडुरंग तात्या को जब मृत घोषित होने के बाद अस्पताल लाया गया तो उसके बाद उनका इलाज किया गया। सुनिए उनसे। पांडुरंग उल्पे ये रुग्ण हमारे हॉस्पिटल में आए थे। जब आए थे तो बड़ी ही खस्ता हालत में थे। उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में मृत घोषित किया गया था, लेकिन उनके आप्तजनों को उनमें कुछ तो हलचल दिखाई दी और वो हमारे हॉस्पिटल में ले गए। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत प्रयत्न करके उनकी जान बचाई है। सीरियस एक क्रिटिकल कंडीशन में लेके आए। हमने वहाँ पे देखा कि उनका पल्स रेट बहुत ही लो था, ब्लड प्रेशर एकदम ही कम था और हमने तत्काल उनका ट्रीटमेंट चालू किया। वहाँ पे स्टेबलाइज करके हमने उनको अतिदक्षता विभाग में शिफ्ट किया, आईसीयू में। उनको लगा था पेशेंट का डेथ हुआ है, तो उनका बोलना ये था कि एम्बुलेंस ने उन्होंने पेशेंट का हालचाल देखा, फिर उन्होंने पेशेंट को यहाँ पे डीवाई पटेल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कदमवाड़ी में लेके आए। हमने यहाँ पे उनको एडमिट किया, आईसीयू में रख के ट्रीटमेंट किया। उनको मेजर हार्ट अटैक था, शायद उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। तो इस चमत्कार से डॉक्टर से लेकर परिवार वाले सभी हैरान हैं।